तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है, वैदिक सभ्यता से सिंपल शब्दों में आप समझ रहे होंगे कि वेदों की रचना की गई, जो चार वेद थे। ठीक है, इससे पहले हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता के बाद ये वैदिक सभ्यता आती है। ठीक है, वैदिक सभ्यता में जो ये कह सकते हैं, जब भारतीयों ने जो धर्म हिंदू धर्म आया है, तो उसमें ज्यादा चीजें आपकी विशेषताएं आपको सामने आएंगी, है ना। यानी आप ये इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा धर्म है, हमारे लाइफ में क्या क्या चेंज आए हैं, वो सारी चीजें आती हैं। दूसरी बात, वैदिक सभ्यता कोई नगरीय सभ्यता नहीं है। ठीक है, ये गांव में रहने वाले लोग हैं, गांव में ही वेदों की रचना की गई है। ठीक है, और दूसरी बात, इसमें अलग अलग विद्वानों के अलग अलग तर्क हैं। कई लोग बोलते हैं कि ये आर्यों ने इसकी खोज की है, कई बोलते हैं कि भारतीयों ने, इनकी जो आर्य थे वो भारतीय थे, कई बोलते हैं विदेशी थे। तो आपको वो भी चीजें आगे पता चलेगी। ठीक है, इससे पहले हम देख लेते हैं कि वैदिक सभ्यता कब से कब तक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वैदिक सभ्यता कब से कब तक पढ़ने वाले हैं। तो 1500 बीसी से लेकर आपको 600 बीसी, यानी कम से कम आप ये मान लो 1000 के आसपास या 900 के आसपास का कार्यकाल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो उसमें आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि क्या क्या हुआ था। ठीक है, फिर इसको मैंने आपको दो हिस्सों में बांटा है। ऋग वैदिक काल आपने यहाँ पे जाना है, आपने ज्यादा इधर उधर मतलब इसके बारे में नहीं देखना, मैं बताता हूँ इसके बारे में। फिर दूसरा जो आप उत्तर वैदिक काल, इन लेटर वैदिक पीरियड, और आपका जो ऋग्वेदिक काल है। ठीक है, ऋग्वेदिक काल आप नाम से समझ रहे होंगे, ऋग्वेदिक मतलब ऋग्वेद की रचना की गई। ठीक है, उत्तर वैदिक काल जब आपकी सामवेद, ठीक है, सामवेद की रचना की गई है, यजुर्वेद की रचना की गई है। ठीक है, और आपकी अथर्ववेद की रचना की गई। ये तो रहे आपके तीन वेद, यानी टोटल आपके कितने हैं, चार वेद। ठीक है, इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ इसमें पढ़ेंगे आप, यानी कि 1000 से 600 बीसी में आप उपनिषद पढ़ेंगे, आप आरण्यक पढ़ेंगे, आप वेदांग पढ़ेंगे, आप षड दर्शन पढ़ेंगे आप, और महाकाव्य, बहुत सारी चीजों की जो शुरुआत हो गई थी वो उत्तर वैदिक काल में है। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा आइडिया, आपको ये आगे ये इसके कम से कम 5-6 लेक्चर होंगे। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसमें भी आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। ठीक है, तो उसी चीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बट हम पहले ये पढ़ने वाले हैं कि जो ये वेद है या वेद है, इनकी रचना की किसने है। ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं, यानी कि ऋग्वेदिक काल आज हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसकी उत्पत्ति काल से, क्योंकि जो इन वेदों की रचना की है बोला जाता है कि आर्यों ने की। तो पहले इसको जान तो लेते हैं कि आर्य है कौन। ठीक है, और आर्य आए कहां से हैं, आर्य का मतलब क्या होता है, और वेद का मतलब क्या है, जो इसकी एक बेसिक जानकारी है, आपको इस चीज के बारे में पता होनी चाहिए। तो हम जान लेते हैं वैदिक वैदिक सभ्यता, यानी कि वैदिक जब वेद की रचना की सभ्यता, आप जानते होंगे कल्चर। ठीक है, उसी चीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो वैदिक सभ्यता के, अब इसकी अगर रचना की जाए तो मैंने जैसे कि बताया कि 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी, यानी कि कम से कम लगभग 900 के आसपास, ठीक है, साल का दौर रहा है, और 900 साल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि क्या क्या हुआ था, और मैंने बता दिया कि इनको दो हिस्सों में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इस काल में आर्यों का जो आगमन हुआ, जिनकी आर्यों का आगमन हुआ, बोलते हैं कि जो आर्य हैं, इन्होंने ही वैदिक सभ्यता की खोज की है। ठीक है, रचना आपको आगे पता चलेगा। अब जिसके बारे में हम ये रचना की गई, तो उसको, उस इतिहास को क्या बोलते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज है कि जो आप जिस चीज के आप बारे में पढ़ रहे हो, उस समय सिचुएशन कैसी थी। आज हमें कैसे पता है कि क्या क्या था, क्या है, तो उसी के बारे में हम जान लेते हैं। वो है आपको, अगर आपसे पूछे कौन सा इतिहास है, ठीक है, वो कौन सा इतिहास है, उसको बोलते हैं आद्य इतिहास, यानी प्रोटो हिस्ट्री। ऐसा इतिहास, ठीक है, ऐसा इतिहास, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसा इतिहास हमें लिखित साक्ष्य तो मिले, लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, पर पढ़ा नहीं गया है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसे पढ़ा नहीं गया था, इसको इंग्लिश में आप बोलते हैं, आप ये कह सकते हो प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री आपको इस चीज के बारे में बताना चाहिए, उसे कहा जाता है आद्य इतिहास। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि आद्य इतिहास के दो हिस्से हैं, एक सिंधु घाटी सभ्यता और एक आपकी वैदिक सभ्यता।
ठीक है, अब हम ऐसा इतिहास पढ़ने वाले हैं जो लिखा हुआ तो मिला था। मैं उस समय की बात कर रहा हूं, आज की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आज तो पता है, क्योंकि इसको पढ़ा गया है बाद में। ठीक है, उस समय वो दौर 1500 से 600 बीसी का, 1500 से 600 बीसी का वो दौर, जब इंसान लिखना तो पता था कि ये लिखा गया है, बट ये नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, जिसकी लिपि को पढ़ा नहीं गया। ठीक है, वो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उसी समय हम आपको ले जा रहे हैं जब ये सब चीजें रचना। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। तो मैंने आपको दौर बता दिया, इसकी खोज किन्होंने की, आर्यों ने। तो आर्यों के बारे में जान लेते हैं भाई, आर्य कौन थे, आर्यों के बारे में जान लेते हैं। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, महान, महान भी कह सकते हो आप, श्रेष्ठ। बोलते नहीं कि घोड़े पे आए थे, ठीक है, कि घोड़े पे आए थे फिर यहाँ आए थे, इन्होंने यहाँ रचना की, नदियों के किनारे, मतलब जो भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप पूछे जिनकी इन्होंने रचना की उसका क्या मतलब होता है, यानी कि वेद जिनकी रचना की उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है ज्ञान, यानी कि ज्ञान देना। ठीक है, अब किस चीज का ज्ञान देना, वो आपको आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा कि कौन कौन सी चीजों का ज्ञान दिया जाता था, जो आपको अगली लेक्चर में पता चलेगा कि क्या क्या कौन सी है। ठीक है, तो इसी समय अब ये जो जिनकी जहां पर इंडिया में रचना की गई, ये जो इंडिया में रचना की गई वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको मैप के आधार पर बता देता हूँ कि किस चीज की, कहां पे इसकी रचना की गई है, मैप के आधार पर आपको पता चले। ठीक है, तो आप मैप, आपको पता होगा कि ये मैप आपका, ठीक है, ये ये वाला इलाका देखो, मैं इसमें कोई ये रेखा नहीं जोड़ रहा हूं, ये मैं सीधा ले जा रहा हूं यहां पे। ठीक है, और ये मान के चलो ये इंडिया की, ठीक है, ये इंडिया। अब ये बात क्या कर रहा है कि वैदिक सभ्यता में आर्यों के केंद्र पंजाब में था जिसे सप्त सिंधु, ये इंपॉर्टेंट, इस पे फोकस करना आपने। ठीक है, सप्त सिंधु का मतलब होता है 7 नदियों का समूह। ठीक है, 7 नदियों का समूह। अब आपको पता होगा कि 7 नदियां कौन कौन सी, इसमें आपकी बहुत सारी आएगी। यही जो सिंधु नदी, यानी कि मैं बात इंडिया की नहीं कर रहा हूं, ठीक है, इसकी जो रचना की गई सप्त सिंधु की, ये जितना भी आपका पाकिस्तान का इलाका है, पंजाब वाला, और इंडिया का जितना भी, यहां पे आपको बताना है कि यहां से यह नदियां ऐसे एंटर हुई है। ठीक है, ये नदियां ऐसे एंटर हुई है, ठीक है, ऐसे। ठीक है, यानी जितनी भी ये नदियां यहां पे बह रही है, ठीक है, इन नदियों के, इनकी नदियों के आसपास कौन सी सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता, यानी ये इंडिया में नहीं थी। ठीक है, और ये सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए, ये वाला इलाका यानी उत्तर पश्चिमी इलाका भारत का, इसमें आप पाकिस्तान भी कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो वो सभ्यता जिस समय उस, ये पंजाब, ये याद रखना, पंजाब ये नहीं सोचना आपकी इंडिया का है, पाकिस्तान का भी पंजाब इसमें आएगा। ठीक है, ये सिंधु नदी का इलाका आपका, सतलुज नदी का इलाका, ब्यास नदी, झेलम, चिनाब, ये जितनी भी नदियां है, इसी नदियों की टोटल 7 नदियों को मिलकर यहां पर इसके आसपास इस ऋग्वेद ये सारी जितने नदी। और याद रखना सप्त सिंधु में इनकी रचना नहीं की गई है, इन 3 वेदों की रचना नहीं हुई है सप्त सिंधु में। इसकी जो रचना हुई है सिर्फ ऋग्वेद की इकाइयों की, पहला वेद है ये, ऋग्वेद की रचना हुई है सप्त सिंधु पर, याद रखना, इसकी नहीं हुई है, इन वेदों की रचना नहीं हुई। ये मैं आगे बताऊंगा कि कहां पे हुई है, बता देता हूं, मध्य भारत में जो आपका यूपी का इलाका, वहां पे इनकी रचना हुई, यानी इसको रचा गया बाद में, इसको रचा गया है। ठीक है, तो आर्य कहां पे आए हैं, सेंट्रल एशिया से अंडर आए हैं, कहीं बोलते हैं कि सेंट्रल एशिया से, कहीं यहीं के बोलते हैं, तो वो आपको आगे पता चलेगा किन 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 लोगों ने ये कहा है। ठीक है, उसके बाद तो इसका जो मैंने बताया कि जो विद्वान ने इनका केंद्र अलग अलग बताया है, जो मैं बता रहा हूं आपको, इनका अलग अलग इलाका बताया है। ये तो पंजाब हम बोलते हैं कि अधिकतर लोग ये कह रहे हैं, अधिकतर लोग या एनसीईआरटी जो भी चीजें हैं, इसमें कहा जा रहा है कि पंजाब में था। ठीक है, तो देखते हैं कि किन किन लोगों ने क्या क्या कहा है, कि कहां से आए थे, आर्य की बात कर रहा हूं। ठीक है, और आर्य कहां से हुआ, ये तो पता चल गया कि यहाँ पे की गई है, बट आए कहां से आर्य, ये मेन पूछा गया है कि आर्य आए कहां से है। ठीक है, तो जैसे कि आपने मैक्स मुलर ने बोला कि मध्य एशिया से आए, मध्य एशिया का मतलब ये है
ठीक है। मध्य एशिया का मतलब ये है कि आपका ये वाला इलाका है, ये रहा आपका मध्य एशिया, ये मतलब यहां से आए हैं, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। दूसरा बोल रहा है गाइस हंगरी, हंगरी आपको पता होगा, हंगरी आपका इस इलाके में है, ठीक है। तो बोलते हैं कि वो वहां से घूम घूम के यहाँ पे आए थे, ठीक है। दूसरा आपका बाल गंगाधर तिलक क्या बोलते हैं कि उत्तरी ध्रुव मतलब यूरोप कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये वाला आपका ऊपर वाला यूरोप रशिया ये वाला इलाका, कि भाई वहां से ये घूम घूम के कहाँ पे आए थे, यहाँ पे आए थे, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद ने सप्त सैन्य, तो मैंने बताया कि ये पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान से थोड़ा खिसक के आगे, थोड़े पाकिस्तान इंडिया में आगे, तो वो चीजें बता रहे हैं। उसके दयानंद सरस्वती तिब्बत बोलते हैं ये कि ये तिब्बत से आए भाई, यहाँ से आए थे ये, ठीक है। तो ये सारी चीजें दयानंद सरस्वती, और कश्मीर बोलते हैं कि ये ऊपर से आए थे जम्मू कश्मीर से, यहाँ पे यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि वैदिक सभ्यता और आर्य, ठीक है, वैदिक सभ्यता और आर्य के बारे में थोड़ी बहुत चीजें आपको ज्योग्राफी पता होगी। बाकी मैंने बताया ये कौन सा इतिहास है, ये कितने भागों में बटा गया है, ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में क्या क्या चीज रचना की गई है, और ऋग वैदिक काल में क्या की गई है, ठीक है। वैदिक सभ्यता कब से कब तक थी और किन्होंने इनकी रचना की, आर्य क्या होता है, वेद क्या होते हैं, इनका सेंटर पॉइंट क्या होता है, और विद्वानों के द्वारा क्या क्या कहा गया है, ठीक है। तो आज जो हम आने वाले जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ऋग्वेदिक, ठीक है, ऋग्वेदिक काल यानी कि 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के आसपास, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं जो उसकी चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहीं तक हम रखेंगे इस चीज को, ठीक है।